हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वही डिस्कस करेंगे। क्या वैकेंसीज हैं, पूरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक एक चीज क्लियर करूंगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड किस चीज की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हर चीज डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वेलकम टू वेलप्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेलप्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी, जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे पढ़ाई कर कर, राइट, क्योंकि अपने पास एक वही तरीका है पढ़ाई करना, ठीक है। अगर आप नौकरी पा सकते हैं तो पढ़ाई करके ही पा सकते हैं, और सबसे इजीएस्ट तरीका है पढ़ाई करके नौकरी पाना, ठीक है। अगर कोई आपको ये कहे कि यार पूरी सड़क खोदनी है सुबह से लेकर शाम तक, वो आसान काम है। या मैं आपको बोलूं 4 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, तो बिल्कुल आप कहेंगे 4 घंटे पढ़ाई करना आसान काम है, सड़क खोदना आसान काम नहीं है, राइट। तो बिल्कुल गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई है, ये आई हुई है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेड ऑफिस है शिमला में, राइट। तो वैकेंसी किस चीज की है, देखिए टोटल 149 पोस्ट हैं, और जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है और स्टेनोटाइपिस्ट की है, ठीक है, इन दी बैंक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, राइट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, ठीक है। कौन कराएगा एग्जाम? आईबीपीएस कराएगा। तो सबसे पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, आईबीपीएस कराएगा एग्जाम, राइट। पोस्ट कौन कौन सी है? जूनियर क्लर्क और स्टेनो, राइट, स्टेनोटाइपिस्ट। तो ये पोस्ट हैं, राइट। रेगुलर वैकेंसीज हैं, बिल्कुल रेगुलर वैकेंसीज हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल जाएगा hpscb.com की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 2 जुलाई, याद रखिएगा 2 जुलाई। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 जुलाई तक चलेंगे, राइट। 5 जून 2021, 5 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके एप्लीकेशन, 2 जुलाई तक चलेंगे। 5 जून एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। कौन सा दिन है कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, राइट। चलिए, सो गाइज, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 5 जून से, चलेगा 2 जुलाई तक, राइट। फी की बात कर लेते हैं, तो फी के मामले में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इन कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम्स की जो फी होती है ऑनलाइन हो जाता है जहां तक, तो 1000 रुपये फीस है। 1000 रुपये फीस इसलिए होती है गाइज, अब ज्यादा तो लग रही होगी, लेकिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि जाहिर सी बात है एप्लीकेंट्स कम होते हैं इन वैकेंसीज में कंपैरेटिवली अदर आईबीपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं बैंक्स के, तो इस वजह से फी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। तो जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए आपका जो 1000 रुपये फी है। और बाकी SC ST वाले जो है, ये बाकी IRDP, BPL वाले, अंत्योदय वाले, EWS वाले, उनके लिए 800 है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 800 रुपये फीस है, राइट। और कॉल लेटर 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन से। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कह रहा है कि भैया प्रोपोज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021, अगस्त में हो सकता है। एग्जैक्ट डेट बताई जाएगी, जो भी अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखकर, राइट। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पर एक ये चीज है कि भैया प्री और मेंस 2 एग्जाम हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली होंगे, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो प्री से हल नहीं निकलता, फिर वहां पर मेंस कराना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्री और मेंस वाला झमेला रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज देखिए यहाँ पर जो है, जूनियर क्लर्क की अगर बात करूं अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखिए टोटल जो पोस्ट हैं 149 है दोनों की मिला के, ठीक है, जूनियर क्लर्क और स्टेनो वालों की मिला के, स्टेनो, ठीक है। तो स्टेनो के अंदर तो टोटल आपका जो स्टेनो टाइपिस्ट के अंदर है टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 3 पोस्ट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और जो बाकी पोस्ट है ना आपका जूनियर क्लर्क वाली, जूनियर क्लर्क यानी कि जो बाकी 144 वैकेंसीज बची हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, जैसे कि आप लोग, ठीक है, जैसे कि आप लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। और दूसरा जो ऑलरेडी वर्किंग है कोऑपरेटिव सेक्टर में, उन लोगों के लिए भी है जो डायरेक्टली पहले से ही कोऑपरेटिव सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। अब वो क्या सेक्टर्स हो सकते हैं, चलिए पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं तो अनरिजर्व की 31 वैकेंसीज है यहाँ पर, तो ये ध्यान दीजिए अनरिजर्व। और बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल 103 वैकेंसीज हैं डायरेक्ट कोटा के अंदर, डायरेक्ट कोटा, ठीक है। दूसरा है जूनियर क्लर्क पैक्स कोटा। पैक्स कोटा मतलब कोटा रिजर्व फॉर ट्रेंड सेक्रेटरीज ऑफ पैक्स, जो पहले से ही जो लोग जो क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं
पैक्स का मतलब क्या हुआ आपका, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो इनमें पहले से सचिव काम कर रहे हैं ना, जो सचिव होते हैं, ट्रेंड सचिव जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए निकाली है ये 33 पोस्ट, जिसमें से अनरिजर्व की 8 पोस्ट है और बाकी आप देख सकते हैं SC की, ST के नील है, यहाँ पर कुछ नहीं है, OBC के 3 है, AWS की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 8 है। इस तरीके से जो है टोटल 33 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। जूनियर क्लर्क पैक्स कोटा, जो ऑलरेडी समिति में काम कर रहे हैं, जो सचिव लोग हैं, उन लोगों के लिए है ये। दूसरा बात करें जूनियर क्लर्क अंडर OCS कोटा। OCS कोटा क्या होता है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि पैक्स के अलावा, ठीक है, जो कि ट्रेंड सेक्रेटरीज के अंदर नहीं आते, उनके अलावा जो अदर स्टाफ है उनके लिए कोटा दे दिया है। 4 वैकेंसी जनरल की है, इस तरीके से टोटल 8 वैकेंसीज हैं। तो क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैक्स वगैरह ये सब क्या है, जो नए लोग उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं यार क्या घपला है यार, ये पैक्स क्या है, या ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे सारी चीजें कोऑपरेटिव के बारे में तो आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो वही चीज है कि जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। 103 पोस्ट है जो टोटल डायरेक्ट कोटा वाली, उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब रिजर्वेशन है लेकिन एक्सपीरियंस वाला रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो स्टेट में वो तो लगता ही है हर जगह। तो ये वैकेंसीज का क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल 149 पोस्ट में से जनरल की 46 हैं, जिसमें से भी ये पैक्स वाला कोटा भी चल रहा है गाइज, राइट। तो क्लियर हो गई होंगी चीजें। और जो आप लोग फाइट करेंगे अनरिजर्व वाले, वो खाली 31 सीट पर फाइट करेंगे, जो डायरेक्ट कोटा से आएंगे अनरिजर्व के कैंडिडेट्स, राइट। चलिए क्या बोल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। ओनली बोनाफाइड हिमाचली विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट रिजर्व अंडर सोसाइटी पैक्स कोटा, यानी कि जो हिमाचल के लोग हैं, जो हिमाचल के अंदर हैं, वही एलिजिबल होंगे एक्सपीरियंस को लेकर। यानी कि अगर मैं मान लो मैं उत्तराखंड के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पर काम नहीं आएगा, मेरे को अनरिजर्व में ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट कोटा वाला अनरिजर्व, ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन वहां पर भी एक एजुकेशन का भी है, यहाँ पर आगे बताऊंगा वो चीज कि 12th आपने वहीं से की होनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड बोल रहा हूँ, सॉरी हिमाचल, जो हिमाचल के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा। कैंडिडेट्स बिलोंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरीज शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली, ठीक है। जो भी रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनको भी हिमाचल से होना है, ठीक है, हिमाचल वालों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स belonging to other state will be treated as general category candidate and the benefit of reservation and fee concession will not be admissible to such candidates। जो भी अदर कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, जैसे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई कोटा नहीं मिलेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सिलेक्शन शैल बी थ्रू एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट किए जाएंगे आपके, राइट। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट दे रखा है, प्लीज नोट दैट इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज लार्ज, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 phase सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। इन केस द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ओनली सिंगल मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। यानी कि अगर लगता है कि भैया कैंडिडेट्स कम है तो खाली मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, प्री नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम ही है, प्री और मेंस दोनों ही होगा जहां तक है। और कह रहा है बैंक्स डिसीजन इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, द स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट बैंक्स लेवल एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा बाद में बताया जाएगा वो बैंक के द्वारा, ठीक है, क्या होगा करके। और ऑल द पोस्ट विल बी फाइल्ड ऑन अ रेगुलर फिल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द पे स्केल। पे स्केल ये रहेगा 10,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे रहेगा 3,200 रुपए, यानी कि वही समथिंग अप्रॉक्स में अगर मैं बात करूं तो 40,000 के अप्रॉक्स में जो है सैलरी जाएगी ग्रॉस, ठीक है। तो ये रहने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैक्स वाली चीजें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। देखिए पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर क्या क्या आती है, कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटीज आती हैं, ग्राम सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ठीक है। और जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं लाइक फ्रूट ग्रोवर्स एंड मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड एंड ऑल अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर HP कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1968 के अंदर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, सारे एम्प्लॉइज जो हैं इस वाले रजिस्ट्रेशन, इस वाले कोटा के अंदर, OCS वाले कोटा के अंदर आएंगे, और बाकी जो है इस पैक्स वाले कोटा के अंदर आएंगे, जैसा मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। और ट्रेंड सेक्रेटरीज के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है कि दोज हु हैव कंप्लीटेड 5 years, पैक्स में जिनको 5 साल की सर्विस हो गई है उनकी ज्वाइनिंग डेट से,
वो लोग, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर इसके अंदर वो भी आ सकते हैं, खाली सचिव ही नहीं आएंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरीज भी आ सकते हैं, मैनेजर्स भी आ सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स भी आ सकते हैं जिन्होंने 5 साल की सर्विस कर ली है, कंटिन्यूअस सर्विस कर ली है उसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। चलिए, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई दी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड रजिस्टर सेपरेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है भैया। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 1000 रुपए एक की फी करोगे, 1000 रुपए दूसरे की, यानी कि अलग अलग अप्लाई करोगे दोनों को, एक ही फॉर्म से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए, और IBPS करा रहा है एग्जामिनेशन। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो जूनियर क्लर्क के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसके अंदर क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी जूनियर क्लर्क के लिए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है उसमें 10+2 होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएट हो, या ग्रेजुएट या उससे ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आप 10+2 है खाली तो 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मान लो कि 10th में आपका भैया 45% है लेकिन आप ग्रेजुएट हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डजंट मैटर कितनी भी परसेंटेज हो आपकी, खाली आप पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक शर्त दे दी, शर्त क्या दे दी, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये शर्त दे दी, इसलिए मैंने कहा आपको कि हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ही ये वैकेंसी जो है कारगर है भैया, बाकी स्टेट वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। कहा गया है कि शर्त यह है कि भैया जो कैंडिडेट्स है उसने 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल से करी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा मान लो हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है या वहां का बोनीफाइड है और वो बाहर से कहीं से पढ़ाई करके आया है तो वो चल जाएगा, समझे आप कहने का मतलब, यानी कि बाहर वाले कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉट अलाउड हो गया यहाँ पर, सीधी सी बात है। क्योंकि अब मैं अगर मान लो उत्तराखंड का हूं तो मैं हिमाचल प्रदेश से मैं थोड़ी करूंगा जाके क्वालिफिकेशन अचीव यार, क्लियर हो गया। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश का हूं, मैं उत्तराखंड में पढ़ा हुआ हूं तो चल जाएगा, ये है जो है, ठीक है। अब पैक्स वाले कोटा के लिए क्या है, पहले ही बता दिया मैंने, 10+2 तो चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अगर नहीं है तो ग्रेजुएट हो या ऊपर हो, डजंट मैटर कितने भी परसेंटेज है, पास होने चाहिए बस। इसमें भी सेम कंडीशन हो गई हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन वाली, ठीक है। और एक 5 साल की सर्विस चाहिए एज अ सेक्रेटरी, क्लियर हो गया। और शुड बी ऑफ बिलो 45 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1/1/2021 को ये जो पैक्स वाले एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी एज 45 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जो भी ट्रेंड सेक्रेटरीज पैक्स के अंदर जो भी ट्रेंड सेक्रेटरीज डेफिनेशन के अंदर आते हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ डिफॉल्टर ऑफ हिजर सोसाइटी, यानी कि जिस समिति में वो काम कर रहा है, जिस पैक्स में वो काम कर रहा है, उसका डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी वे में, बाई वन और अनदर वे, राइट। चलिए, और जो OCS कोटा वाले हैं, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले, उनको भी सेम कंडीशन है, 10+2 और ग्रेजुएशन वाली सेम कंडीशन, 10वीं यानी कि 12वीं में 50% चाहिए, और अगर नहीं है 50% तो ग्रेजुएट हो या तो उससे ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन धारित करते हो, और सेम कंडीशन है 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल प्रदेश से सिचुएटेड किसी स्कूल से होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो हिमाचल प्रदेश के हैं, कहीं बाहर से पढ़ाई कर रही है तो भी चल जाएगा, क्लियर हो गया। और इनको मिनिमम कंटिन्यूअस 7 ईयर सर्विस, इनको 7 ईयर सर्विस चाहिए, ठीक है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही इसमें है पैक्स वाले में, जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएट की डिग्री जो धारित करते हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स, तो ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। OCS वालों के लिए जो है 5 ईयर्स, अगर ग्रेजुएट है तो 5 ईयर्स 5 ईयर्स, और पैक्स वालों के लिए अगर ग्रेजुएट है तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। एज 45 से कम होनी चाहिए 1/1/2021 को। और जो भी ट्रेंड सेक्रेटरीज, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एम्प्लॉइज ऑफ पैक्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर, जो ट्रेंड सेक्रेटरीज के अंदर नहीं आते हैं अदर सोसाइटीज के, वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। सोसाइटी का डिफॉल्टर नहीं होना है, समिति का, क्लियर हो गया होगा। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करूं, क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। अलग चीज क्या है कि ऑल्सो पास इन शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 70 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इन द स्किल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। बैंक जो स्किल टेस्ट करेगा उसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में होनी चाहिए शॉर्ट हैंड, और 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में होनी चाहिए, जो कि बैंक कराएगा एग्जाम, ठीक है। और टाइप एग्जाम भी होगा, टाइप राइटिंग एग्जाम,
40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप राइटिंग के अंदर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन एक एक चीज क्लियर करूंगा। देयर विल बी अ कंसेशन ग्रेस ऑफ 5% मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, IRDP, अंत्योदया कैटेगरी। प्लीज नोट दैट दिस कंसेशन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द पोस्ट इज ईयरमार्क फॉर सेड पर्टिकुलर कैटेगरीज। यानी कि जो आपकी SC, ST, IRDP और अंत्योदया वाली जो पोस्ट हैं, इनमें जो है 5% का कंसेशन दिया जाएगा मार्क्स में, या ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। यानी कट ऑफ अगर 40 है तो समझिए 5% का जो है वो कंसेशन दिया जाएगा इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, अगर उसके लिए पोस्ट रिजर्व है तो। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है। कैंडिडेट्स, नोट दे रखा है, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय देम शैल बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड दे फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि आपको इंश्योर करना है, अदरवाइज आपका जो है आपके पास जो क्वालिफिकेशन जो दिखाई गई है यहाँ पर जो मैंने आपको बताई वो होनी चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए सारी। ठीक है, यानी कि फर्जी बोर्ड वाला नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और जो फाइनल रिजल्ट है आपका, जब आप अप्लाई कर रहे हैं जिस डेट को, उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूं तो उससे पहले, यानी आज से पहले कल तक मेरा कभी भी रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, अदरवाइज जो है बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, proper document from board university for having declared the result on or before applying for the post has to be submitted at the time of evaluation of documents। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ओरिजिनल के साथ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इन चीजों का। आगे बढ़ते हैं। Candidate should indicate the percentage obtained in 10+2 calculated to the nearest 2 decimals in the online application wherever applicable, where CGPA OGPA is awarded that same should be converted। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 डेसिमल तक आपको दिखाना है परसेंटेज। ठीक है, जहां पर CGPA OGPA वाला सिस्टम है वहां पर उसको आपको कन्वर्ट करना है पहले परसेंटेज में, तब लिखना है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और दूसरा आपका कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में कह रहा है कि भैया मान लो किसी के 55.99% है तो ये 56% से कम आगा जाएगा इसको बिल्कुल, यानी कि 2 डेसिमल तक आप दिखाएंगे। ये नहीं कि आप इसको 56% लिख देंगे। ये किसी के 59.99% है तो उसको 60% नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, 59.99 ही लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, द कैंडिडेट may ensure that they should be have passed matriculation and 10+2 from any school situated within हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है इन केस दे हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के बाहर से किसी स्कूल से किया है आपने तो आपको बोनाफाइड हिमाचली होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी कि डोमिसाइल अपना हिमाचल का दिखाना पड़ेगा। यानी कि हुक और बाय क्रुक हिमाचल के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फेज 1। मैंने बताया आपको, अगर कम आते हैं एप्लीकेशन, वैसे आएंगे नहीं जहां तक है, कम आते हैं तो सीधे मेंस होगा, अदरवाइज पहले प्री होगा जो कि बैंकिंग का होता है। ठीक है, और ये सभी के लिए है आपका, चाहे जूनियर क्लर्क डायरेक्ट हो, जूनियर क्लर्क पैक्स हो, OCS हो, स्टेनो टाइपिस्ट हो। ठीक है, 3 सेक्शन होंगे 1 2 3। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 3 सेक्शन। इंग्लिश में 30, न्यूमेरिकल में 35, रीजनिंग में 35। ठीक है, मार्क्स भी उतने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने, और 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग होगी, क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, जैसा IBPS एग्जाम कराता है अपने बैंकिंग का। ठीक है, बाकी बैंक्स का और SBI का बाकी का सेम वैसा ही। नोट दे रखा है, कैंडिडेट्स अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द जूनियर क्लर्क कैटेगरी एंड 20 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द स्टेनो विल बी क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन। यानी कि जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है उसमें 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। जूनियर क्लर्क की पोस्ट में जैसे अगर 149 पोस्ट है तो गुणा 10, यानी कि मेंस में 1490 1490 बच्चे जाएंगे। ठीक है, और स्टेनो वाले में 20 गुना, यानी कि 5 पोस्ट है तो 20, मेंस में 60 बच्चे जाएंगे स्टेनो में। तो ये पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल मेंस में जाने के लिए। ठीक है, अब आ गए मेंस में, तो जूनियर क्लर्क और स्टेनो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए ये पैटर्न है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 40-40-40 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, बाकी सबके 40-40, 170 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स हो जाएंगे आधे, 85 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टाइम मिलेगा रीजनिंग में 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30, इंग्लिश में 30, इसमें 30, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम मेंस के लिए। ठीक है,
बिल्कुल। और कह रहा है स्टार लगा दिया जनरल अवेयरनेस में, यानी कि कह रहा है कि 25% क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश की जीके के ऊपर आधारित होगी, हिमाचल प्रदेश जीके, ठीक है। और बिल्कुल, तो 85 मार्क्स जो है यहाँ पर आपको मेंस के रखे गए हैं, और प्लस 15 मार्क्स होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स का आकलन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो पैक्स कोटा के हैं उनके लिए भी सेम है पैटर्न, तो ठीक है। जो पैक्स और ओसीएस वाले हैं, बस इनमें कह दिया कि जनरल अवेयरनेस में तुमसे भैया कोऑपरेटिव के क्वेश्चन पूछेंगे, 25 क्वेश्चन कोऑपरेटिव के पूछेंगे, और 25 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे जनरल अवेयरनेस और हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें सीधा कह रहा है कि भैया कैंडिडेट्स अप टू 3 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द केस ऑफ जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड जूनियर क्लर्क अंडर पैक्स कैटेगरीज विल बी क्वालिफाइड टू अपीयर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 3 गुना बच्चे वैकेंसीज के, यानी कि वैकेंसी अगर 149 है गुणा 3, ठीक है, यानी कि इतने 547 बच्चे जो है आपका उसके लिए बुलाए जाएंगे। किसके लिए? 547 या 550 बच्चे फिर उसमें जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये दोनों केस में होगा, पैक्स वाले और इसके केस में, जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में, ठीक है। और स्टेनो वाले 6 गुना जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। पहले स्किल टेस्ट में जाएंगे, स्किल टेस्ट के बाद 3 गुना जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेनो के केस में, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस जो है आपने पैटर्न देख लिया क्या है। सिलेबस की बात करें तो कह रहा है कि द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट। द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द जूनियर क्लर्क इज 10+2 विद 50% मार्क्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 12th लेवल का रहेगा कहीं ना कहीं। और टोटल मार्क्स फॉर फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द फेज 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स, क्लियर हो गया, पहले बता दिया, ठीक है। फाइनल मेरिट में प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट में मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहने वाला है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। सेम पॉइंट है, दोबारा नहीं बताऊंगा। और मेरिट ऐसे बनेगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि जो रिटन टेस्ट होगा आपका मेंस का, 45% से कम पाने वाले नहीं जाएंगे आगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरिट तो जाहिर सी बात है इससे हाई जाएगी, लेकिन मिनिमम जो है 45% मार्क्स में आपको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अगर बच्चों के और ज्यादा मार्क्स है तो मेरिट मार्क्स के हिसाब से हाई जा सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी, यानी कि 45 से नीचे नहीं जाएगी। प्री आपका 1 आवर का है, बता दिया मैंने, और मेंस 2 आवर का है, ठीक है। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भैया फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा पेपर, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स मैंने आपको ये बता ही दिए हैं। जो फाइनल मेरिट बनेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। और वेट लिस्ट आएगी, वेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड अप टू मिनिमम 1 एंड अप टू 50% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट, ठीक है। चलिए, preference shall be given to the candidates possessing knowledge of customs, traditions, language and culture of the state and test shall also include questions on the subject, यानी कि हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर को लेकर काफी क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेफरेंस तो दी जाएगी यार, क्योंकि सारे के सारे बच्चे हुक और बाई क्रुक, चाहे इस वे में ले लो चाहे उस वे में ले लो, ले वो हिमाचल प्रदेश के बच्चों को ही रहे, ठीक है। ये पॉइंट बता दिया। इम्योल्यूमेंट्स की बात करें, सैलरी की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो जूनियर क्लर्क हो चाहे ये हो, दोनों पोस्ट के लिए जो है 10,300 वाला पे स्केल है, ठीक है। 10,300 से 34,800 और ग्रेड पे है 3200, यानी कि टोटल इम्योल्यूमेंट्स बनेंगे 35,863 प्लस अदर अलावेंसेस पर मंथ, यानी कि भाई 40 के ग्रॉस आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, एज लिमिट की बात करूं, 1 जनवरी 2021 को 18 से 45 होनी चाहिए, 18 से नीचे नहीं, 18 से ऊपर होने चाहिए और 45 से नीचे होनी चाहिए, यानी कि इस डेट के बीच, 1 2003 और 2/1/1976 के बीच के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और बाकी आपका जो रिलैक्सेशन है जैसा कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है वो पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरा देख सकते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। आगे, और बाकी अप्लाई करने की डेट आपकी 5 जून से 2 जुलाई 2021 तक है, और बाकी जो है
आपको ये जो डिक्लेरेशन है वो भी अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि IBPS में होता है। कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो या वैसे कोई दिक्कत हो या सिलेबस समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करें, शर्माने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो है बताई जाएंगी यहाँ पर आपको। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको टोटल 6 सेंटर चॉइस करने हैं। 3 हिमाचल प्रदेश से होंगे और 3 बाहर से होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाहर के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो सेंटर हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलान, ऊना, और जो है 8 बाहर के दिए हुए हैं, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, जालंधर, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, न्यू दिल्ली, NCR। तो यानी कि आपको एवरी कैंडिडेट शुड सिलेक्ट 3 सेंटर्स, 3 विद इन HP, 3 फ्रॉम आउटसाइड, राइट। नो TADA शैल बी एडमिसिबल, यानी कि 3 आपको हिमाचल प्रदेश से सिलेक्ट करने हैं सेंटर, 3 आपका आउटसाइड से। तो हो सकता है आपका आउटसाइड भी पड़ जाए, इसलिए वो 3 आउटसाइड मांगते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी उतनी हो पाए ना हो पाए हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए आउटसाइड का भी ऑप्शन देते हैं वो, अगर बाहर कराना पड़े तो एग्जाम बाहर करा सकें। ठीक है, तो गाइज मैंने पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को डिटेल में बताइए, एक एक चीज डिटेल में बताइए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस एग्जाम से रिलेटेड बाकी अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए चैनल के थ्रू। ठीक है, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते ही हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, और कमेंट जरूर करें, बताएं वीडियो कैसा लगा और क्या क्या जानकारी आपको और चाहिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।